क्या इंडिया में बेरोजगारी पाकिस्तान से भी ज्यादा है? और अगर है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? आप चाहे कांग्रेस के सपोर्टर हो या बीजेपी के, इस वीडियो को देखकर आपको बुरा नहीं मानना है, क्योंकि ये वीडियो फैक्ट बेस्ड है एंड फैक्ट्स डोंट केयर अबाउट योर फीलिंग्स। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की नब्ज चेक करने के लिए इकोनॉमिस्ट 8 से 10 इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करते हैं। हम एक एक करके इन फैक्टर्स को असेस करके इनको रेटिंग देंगे, थम्स अप, थम्स डाउन या एवरेज की। देखते हैं प्रोग्रेस हुई भी है या सिर्फ हवाबाजी। इनमें से सबसे पहला क्रूशियल फैक्टर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। क्या सच में भारत में बेरोजगारी पाकिस्तान से भी ज्यादा है? ऐसा कहना है राहुल गांधी का। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का यह कहना है कि इंडिया में बेरोजगारी सिर्फ 3 से 4% है। एक ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं और एक ज्यादा कम करके, पर सही आंकड़ा है 8 से 10% के बीच में, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट ने पब्लिश किया है। पर इसमें सबसे चिंता करने वाली बात यह है कि इसमें से 80% बेरोजगारी यंग लोगों में है। आज से 24 साल पहले ईयर 2000 में यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.7% था, जो 2019 में 17.5% पे पहुंच गया और फिलहाल 12.1% है। हो सकता है उससे ज्यादा भी हो। प्राइवेट थिंक टैंक CMI के अकॉर्डिंग यंग ग्रेजुएट्स का एम्प्लॉयमेंट रेट फिलहाल इंडिया में 17.31% है। दूसरी चिंता करने वाली बात ये कि इंडिया में 15 से 29 की एज ग्रुप में ऐसे यंगस्टर्स की संख्या ज्यादा है जो फिलहाल एजुकेशन, ट्रेनिंग या एम्प्लॉयमेंट में एक्टिव नहीं है, 28.5%, यानी हर 3 में से 1। शायद इसीलिए कौशल विकास योजना के अंतर्गत भारत भर में स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जा रहे हैं, पर ये ग्राउंड लेवल पर कितना सक्सेसफुल होगा ये तो वक्त ही बताएगा। मैं खुद महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रहता हूं और मेरे स्टेट में इलेक्शन के बस कुछ महीनों पहले ही इन सेंटर्स के इनॉग्रेशन को अनाउंस किया गया है। पर आपको बता दूं कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर के इनॉग्रेशन के दिन बस दिखाने के लिए कुछ 1-2 दिनों के लिए जगह रेंट पर लेकर ये सेंटर्स खोले गए थे। बाद में ये सेंटर्स गायब हो गए। और दूसरा एक इश्यू जो मीडिया ज्यादा डिस्कस नहीं कर रही, वो ये कि गवर्नमेंट जॉब्स के एग्जाम्स में बढ़ती हुई अफरा तफरी। कहीं पेपर लीक हो रहे हैं, कहीं क्लास 2, क्लास 3 के एग्जाम्स के पेपर बेचे जा रहे हैं, तो कहीं पर इंटरव्यू के कैंडिडेट्स को पैसे मांगे जा रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने 41 पेपर लीक्स की घटनाओं को इन्वेस्टिगेट करके ये सच सामने लाया। पिछले 5 सालों में इन पेपर लीक्स की वजह से 15 स्टेट्स के 1.4 करोड़ स्टूडेंट्स का नुकसान हुआ है। और ये बस वो घटनाएं हैं जो सामने आई है। सच में आंकड़ा उससे भी बड़ा हो सकता है। ये नुकसान सिर्फ नौकरी हाथ से जाने का नहीं होता, ये यंगस्टर्स में एक स्ट्रेस क्रिएट करता है कि क्या उनके हार्डवर्क का कोई फायदा नहीं है। इस प्रॉब्लम को गवर्नमेंट ने भी एक्नॉलेज किया है और शायद इसीलिए लोकसभा में पेपर लीक्स को रोकने के लिए बिल भी पास किया है, पर इलेक्शन के बस 2 महीने पहले। इम्प्लीमेंटेशन अगर सही से होगा तो उनको क्रेडिट दिया जा सकता है। कभी अगर प्रेजेंट डे गवर्नमेंट का परफॉर्मेंस चेक करना है तो इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि अपोजिशन किन मुद्दों पर चुनाव लड़ रही है। रिसेंटली जितने भी स्टेट्स की इलेक्शन हो या आने वाले लोकसभा चुनाव हो, अपोजिशन ने अपनी कैंपेन स्ट्रेटेजी यूथ को जॉब दिलाने के अराउंड क्रिएट की है। इसका मतलब कहीं ना कहीं अपोजिशन को ये लगता है कि ये इश्यू इंपॉर्टेंट है और उन्हें वोट दिला सकता है। तो देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के इस पहले फैक्टर में पेपर लीक्स की वजह से और आंकड़ों में ट्रांसपेरेंसी ना रखने की वजह से हम इस गवर्नमेंट को देंगे थम्स डाउन। 10 में से ज्यादा 3 या 4। एक ऐसा देश जो सुपर पावर बनने का सपना रखता है, उस देश में एटलीस्ट एग्जाम्स में तो भी ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, ताकि देश का युवा वर्ग होपलेस या हेल्पलेस फील ना करे। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, जो हमने हमारे स्टूडियो में पूरा रिसर्च करके ढूंढ निकाले हैं। 1919 से 2000 के बीच में जर्मनी में हाई अनएम्प्लॉयमेंट रेट था, हमेशा 8 से 10 के बीच में रहता था। इससे डील करने के लिए उन्होंने हर्ड्स रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस किए, जिसके 3 फीचर्स थे। नंबर 1, कॉर्पोरेशन और बिजनेसेस को जितने ज़्यादा हो सके उतने पार्ट टाइम जॉब्स क्रिएट करने के लिए एनकरेज किया गया, ताकि लोगों को एटलीस्ट कुछ वर्क एक्सपीरियंस मिले और वो बेरोजगार बैठे ना रहे। उनके कॉन्ट्रैक्ट्स फ्लेक्सिबल होते थे ताकि कंपनीज उनको हायर करने में हिचकिचाए ना, और कंपनीज को कुछ केसेस में जॉब क्रिएशन के लिए सरकार द्वारा कुछ इकोनॉमिक इंसेंटिव्स भी दिए गए। नंबर 2, साइमल्टेनियसली वहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसी एजेंसीज खड़ी की जिनका काम होता था एक्टिवली अनएम्प्लॉयड लोगों को ढूंढकर जो भी अवेलेबल जॉब्स थी उसमें उनको ट्रेन करना, या अगर ट्रेन हो तो उनको काम दिलाना। और थर्ड फैक्टर ये था कि उन्होंने लोगों को ट्रेन करने के लिए, नए स्किल्स में एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम्स के लिए बहुत बड़ा बजट अलोकेट किया था। और हाँ, उन्होंने सिर्फ टेम्पररी काम चलाओ सेंटर्स नहीं खोले, उन्होंने उनको पूरा फाइनेंशियल सपोर्ट भी प्रोवाइड किया। इससे भी तगड़ा मॉडल है डेनमार्क का, जिन्होंने कंसिस्टेंटली अनएम्प्लॉयमेंट रेट को कंट्रोल में रखा है। द डेनमार्क्स फ्लेक्सिक्यूरिटी मॉडल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड सिक्योरिटी। ये मॉडल गोल्डन ट्रायंगल क्रिएट करता है फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट, इनकम सेफ्टी एंड एजुकेशन और एक्टिव लेबर मार्केट पॉलिसी के बीच में। अब आसान भाषा में समझाता हूँ।
फ्लेक्सिबल लेबर मार्केट यानी कंपनीज के लिए हायर करना और फायर करना आसान बना दिया जाता है ताकि वो इकोनॉमी के अप्स एंड डाउन से डील करने के लिए अपनी वर्कफोर्स में चेंज ला सके, चेंजिंग मार्केट कंडीशंस को अडेप्ट कर सके। उनके लिए जॉब देना भी आसान और जॉब से निकालना भी आसान। इससे ये इम्पैक्ट पड़ता है कि कंपनीज हायर करते वक्त ज्यादा हिचकिचाती नहीं। वो ये नहीं सोचते कि अगर अर्थव्यवस्था की कंडीशन खराब हो गई तो वो इस ज्यादा की वर्कफोर्स का क्या करेगी, पर जॉब से निकाल देना आसान करने से लोगों का तो नुकसान होगा। तब एंट्री होती है डेनमार्क के गवर्नमेंट की, जो ऐसे टाइम में अनएम्प्लॉयमेंट लोगों को इनकम सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है और उनको एजुकेशन और स्किल अपग्रेडेशन में भी हेल्प करती है। डेनमार्क में अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस फंड के कॉम्पनसेशन रेट्स और ड्यूरेशन इतना हाई है कि वो लो पेड वर्कर्स को उनके पिछले जॉब से जितनी मंथली इनकम होती थी उसकी 90% उनको देती है, वो भी 2 साल के पीरियड के लिए। 100 रुपए कमाते होंगे तो 90 रुपए मिलते हैं, और जो इंश्योरेंस का पार्ट नहीं है उनके लिए भी है, पर कॉम्पनसेशन थोड़ा कम है। इस गोल्डन ट्रायंगल का थर्ड फैक्टर है एक्टिव लेबर पॉलिसी, जिस पर डेनमार्क अपनी जीडीपी का 3 से 4% खर्च करता है। इसमें वही वोकेशन ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाया जाता है। और अगर आप कहेंगे कि डेनमार्क बहुत छोटी कंट्री है, उसका इंडिया से कंपैरिजन नहीं हो सकता, तो हम हमारे पड़ोसी का एग्जाम्पल लेते हैं जो एक वक्त हमसे भी बहुत ज्यादा गरीब था, चाइना। इंडियन इकोनॉमी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारी 45% वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है और एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है सिर्फ 15%। ज़्यादा लोग इस पर डिपेंडेंट है, फिर भी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कम है। और 70 to 80% फार्मर्स मार्जिनल फार्मर्स है, यानी उनके पास 2.5 एकड़ से कम ज़मीन है। इसीलिए किसानों में गरीबी ज़्यादा है। अप्रॉक्सीमेटली 20% इंडियन फार्मर्स और 49% एग्रीकल्चर में काम करने वाले लेबर्स बिलो पॉवर्टी लाइन में हैं। एक वक्त था जब चाइना भी यही सेम प्रॉब्लम फेस कर रहा था, बल्कि उनकी हालत तो इंडिया से काफ़ी बुरी थी। फिर उन्होंने इंट्रोड्यूस किया TVET नाम का ऐसा सिस्टम जिसने चाइना में मिलियंस ऑफ स्किल्ड लेबर्स को प्रोड्यूस किया और चाइना को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने में मदद की। एक तरफ चाइना ने उनकी जो वर्कफोर्स एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट थी उनको ट्रेन किया, और दूसरी तरफ मैन्युफैक्चरिंग और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एनकरेज किया और इन लोगों को उसमें जॉब दिलाई। और अब करंट सिनेरियो ये है कि चाइना में सिर्फ 24.1% लोग ही एग्रीकल्चर में काम करते हैं, 28.8% इंडस्ट्रियल सेक्टर में और 47% सर्विस सेक्टर में। कंपैरिजन में इंडिया के आंकड़े आपके सामने हैं। इंडिया की जीडीपी में सबसे मेजर कंट्रीब्यूटर है सर्विस सेक्टर, पर सर्विस सेक्टर की प्रॉब्लम ये है कि वो ज़्यादा जॉब क्रिएट नहीं कर सकता, और जितनी भी करता है उसके लिए हाई स्किल्ड लोग चाहिए। इसीलिए जितने भी बड़े देशों ने प्रोग्रेस की है वो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के भरोसे ही की है। इंडिया में भी गवर्नमेंट्स कुछ इसी तरीके की पॉलिसीज बनाते हैं, पर वो ग्राउंड लेवल पर उसको एफिशिएंटली इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पाते। इंडिया ने भी चाइना से मिलता जुलता ट्रेनिंग सिस्टम बनाने की कोशिश की है, पर कहीं ना कहीं हमारी सारी सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इसमें कम पड़ रही है। इंडिया के जो ट्रेनिंग सेंटर्स है वो गवर्नमेंट ग्रांट्स पर डिपेंडेंट है, जो ना ही लॉन्ग टर्म है और ना ही फिक्स्ड। और गवर्नमेंट की ग्रांट मिलने के लिए इंडिया में कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं ये तो सबको पता है। हमारे एजुकेशन सिस्टम का सच ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। 70 to 80% यूथ तो फॉर्मल ट्रेनिंग अफोर्ड ही नहीं कर पाते, जिसमें छोटे गांव और रूरल रीजन के लोगों की संख्या ज्यादा है। और ये आंकड़े सच्चाई से मेल खाते हैं। मैं रूरल महाराष्ट्र में रहता हूँ, इसलिए ये सब मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है। चाइना अपने ट्रेनिंग सिस्टम को सपोर्ट करने के लिए उसका 70 to 80% खर्चा उठाती है, और वोकेशनल और टेक्निकल स्किल ट्रेनिंग में डिप्लोमा देने वाली जो इंस्टीट्यूट्स है उनकी फीस भी फ्री कर दी गई है। और जो छोटे गांव के चाइनीज स्टूडेंट्स है उनको 1500 युएन की सब्सिडी दी जाती है ताकि उनकी एक्स्ट्रा खर्चे में मदद हो। और उनके सिलेबस की खास बात यह है कि उनका सिलेबस हर एक रीजन की लोकल इंडस्ट्रीज को ध्यान में रख के बनाया गया है, ताकि इन स्टूडेंट्स को जॉब के लिए बड़ी सिटी में माइग्रेट ना करना पड़े। अब पूरा ही ब्लेम गवर्नमेंट पर ना देकर हम थोड़ा ब्लेम इंडियन लोगों की माइंडसेट पर भी दे सकते हैं, जो फॉर्मल एजुकेशन यानी डिग्री पाने को ज्यादा महत्व देते हैं टेक्निकल और वोकेशनल ट्रेनिंग से। जॉब चाहे मिले या ना मिले, स्किल चाहे डेवलप हो या ना हो, डिग्री होनी चाहिए। चाइना में 7th स्टैंडर्ड के बाद से ही स्टूडेंट्स को वोकेशनल ट्रेनिंग दी जाती है, और सीनियर हाई स्कूल के बाद झोंकाओ नाम की एक एग्जाम होती है, जिसके स्कोर पर यह डिपेंड करता है कि बच्चे को वोकेशनल ट्रेनिंग में भेजा जाएगा या एकेडमिक्स में। ये तो था इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट सिनेरियो। जल्द ही बस 2 दिनों में भारत की अर्थव्यवस्था की नब्ज चेक करने के लिए दूसरे इंपॉर्टेंट फैक्टर पर वीडियो आ रही है। चैनल से जुड़े रहिए। धन्यवाद।